नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं तीर्थी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। जनवरी 2022 एक ऐसा साल है जिसमें आईवीएफ के लिए एआरटी कानून लागू हो गया है और एआरटी कानून के बारे में सभी इनफर्टिलिटी विशेषज्ञों के लिए ये कानून जानना और उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे जो दंपति आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए भी ये कानून के कारण उनको क्या असर पड़ सकता है उनकी ट्रीटमेंट पे, उनका कॉस्ट फैक्टर अफेक्ट हो सकता है या उन्हें और किसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है। ये चीज़ें जानने के लिए ये सारे बिंदुओं पे आज मैं प्रकाश डालूंगी और आपको बताऊंगी कि एआरटी कानून क्या है। अक्सर हम ये न्यूज़ में देखते रहे, सुनते रहे कि कभी-कभी बहुत बड़ी उम्र की महिला 65 इयर्स, 70 इयर्स ने आईवीएफ के द्वारा संतान प्राप्ति की है। तो ये बहुत ही अटपटा लगता है कि जो हमारे ईश्वर है, उन्होंने प्राकृतिक रूप से महिला के शरीर को 40-45 वर्ष तक ही प्रजनन शक्ति के लिए तैयार किया है। उसके बाद उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है, शरीर की कैपेसिटी है, वो बिल्कुल प्रेगनेंसी धारण करने के लिए फिट नहीं रहती है। और ये भी देखा गया कि पूरी दुनिया में आईवीएफ ट्रीटमेंट का चलन बढ़ गया है और इंडिया में भी खूब सारे आईवीएफ क्लिनिक्स खुल गए हैं। उसके लिए कुछ ही भी तरह का मापदंड या कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहता था या उसको कोई फॉलो नहीं करता था। तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एआरटी कानून बनाया गया है। इस एआरटी कानून में उन्होंने एक स्टेट बोर्ड बनाया और एक नेशनल बोर्ड बनाया है और उसी तहत स्टेट बोर्ड का ये काम रहता है कि उनके राज्य में जितने भी आईवीएफ क्लिनिक्स हैं, उनके कार्यशैली के ऊपर नज़र रखें, रेगुलेशंस बनाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें। इसलिए आप इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले सभी डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी है कि उनको अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रीकरण कराना है। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैध रहता है। उसके अंदर यदि आप ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर मिल जाता है और 6 मंथ्स के अंदर यदि हम नहीं कराते हैं तो हम आईवीएफ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस आईवीएफ कानून में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो कि माँ की उम्र का है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट 21 साल से ऊपर और 50 साल की नीचे की महिला ही अपना सकती है या उनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा सकती है। यदि बड़ी उम्र की महिला चाहे तो भी उनका आईवीएफ का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कानून के दायरे में। इसी तरह पुरुषों के लिए भी 21 वर्ष से ऊपर या 55 साल से नीचे की उम्र के पुरुष अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और इसके ऊपर वाली उम्र के पुरुषों के लिए ये ट्रीटमेंट वर्जित है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि जो भी आईवीएफ प्रणाली से जो भी कपल अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्लिनिक के अंदर एक काउंसलिंग सेशन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल काउंसलर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। उनको कपल को पूरी एस्पेक्ट्स या पूरे बिंदु समझाना कि आईवीएफ कैसे किया जाता है, कितने इंजेक्शंस लगते हैं और इस प्रक्रिया में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका सक्सेस का रेट कितना है और आपको किस-किस चीज़ों की सावधानी लेनी पड़ती है, आपके केस में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी काउंसलिंग करने के बाद ही उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनके कंसर्न्स, उनकी सहमति पत्र, उनके एनेस्थीसिया के साइंस, ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। और क्लिनिक में एक ग्रीवियंस सेल भी बनाया जाता है। यदि कोई भी आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरने वाला कपल यदि ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या उसके मन में कुछ कंप्लेंट्स हैं तो वो दर्ज करा सकता है। तीसरा बिंदु है कि आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट के कारण जो एक डोनेशन था, एक डोनेशन की प्रक्रिया थोड़ी-सी जटिल हो गई है और एक डोनेशन कुछ महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे बढ़ती हुई उम्र में की महिलाएँ जब प्रेगनेंसी धारण करने की कोशिश करती है और जब वो विफल हो जाती है, तो उनको कभी-कभी लो एएमएच के कारण उनको एक डोनेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जब आईवीएफ का कानून नहीं था तो एक डोनेशन के लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं थे और गवर्नमेंट को ये लगा कि इसमें काफ़ी
महिलाओं के हितों को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। कभी महिलाएँ 2-3 बार भी अंडदान करती थी और ये काफ़ी तकलीफ़ भरे प्रोसेस से गुज़रती थी। इसके कारण ये तय किया गया कि सिर्फ़ 23 साल से ऊपर और 35 साल के नीचे ही की महिलाएँ अंडदान कर लेगी। और अंडदान की प्रक्रिया में जो पहले लेन-देन की बात होती थी या फाइनेंशियल जो प्रॉफ़िट्स मिलते थे महिलाओं को, जो पैसे मिलते थे महिलाओं को, तो नीचे लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास की महिलाएँ, नीचे तबके की महिलाओं को पैसों के कारण ये प्रक्रिया के थ्रू गुज़रती थी। और इसी अंडदान की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं और कभी-कभी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम का जो साइड इफ़ेक्ट्स, एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट्स, इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये सारी बिंदुओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि कोई भी महिला यदि अंडदान करना चाहती है तो एक ही बार सिर्फ एक कपल के लिए ही अपना अंडदान करेगी और डॉक्टर्स उनको बहुत हाई डोजेस में इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। और उनके अंडदान पहले तो सिर्फ 7 अंडों निकालने की परमिशन थी, पर अब उन्होंने बढ़ा के जितने भी एग्स बनते हैं उन सभी को हम एस्पिरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्स बनाने के इंजेक्शन नहीं देने हैं। और ये एग्स का उपयोग सिर्फ एक ही कपल के लिए होना है। इसमें से पहले 2 कपल्स के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। तो और महिला अपनी जीवन काल के दौरान सिर्फ एक ही बार अंडदान कर सकती है और उसमें कोई पैसे का लेन-देन नहीं होना है। मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है देखना कि ये अल्ट्रुइस्टिक है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का पैसे का बेनिफिट महिला को नहीं होना है। इसीलिए आने वाले समय में अंडदान की प्रक्रिया से गुज़रने के लिए महिलाएँ तैयार नहीं होगी, उसमें पैसे का लेन-देन नहीं होगा। और अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि एक डोनेशन आपके रिलेटिव्स या आपके कोई फ्रेंड इनके थ्रू ही होना चाहिए। इसीलिए अंडदान करने वाली महिलाओं की कमी हो जाएगी और अंडदान की प्रक्रिया में महिला के स्वास्थ्य के लिए उसको इंश्योरेंस पॉलिसी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो एक कानून बन गया है कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना डॉक्टर्स का, जो भी इनके अंडों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती है ताकि 6 मंथ्स तक यदि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें आईसीयू केयर लगती है या कोई वेंटिलेटर लगता है, तो उनको ये सारी चीज़ों की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह से स्पर्म डोनेशन के लिए भी पुरुषों के लिए एक नियम बनाया गया है कि जैसे कि हमने हमारी मूवीज़ में देखा, विकी डोनर में देखा कि पुरुषों के शुक्राणु बहुत सारे कपल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पुरुष के लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि पुरुष की उम्र 23 से ऊपर होनी चाहिए, 50 से नीचे होनी चाहिए और उनकी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और उनके जो स्पर्म्स है वो एक ही कपल के लिए यूज़ होना चाहिए। वो बार-बार 2, 4, 5 कपल्स के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए और उसमें भी कुछ लेन-देन की प्रक्रिया है या उसमें फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो नहीं करने हैं, इसलिए वो भी एक अल्ट्रुइस्टिक हो जाता है। इसी कारण ये कानून के कारण स्पर्म डोनर्स की संख्या भी कम होने वाली है और उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है और डेफिनेटली उसमें एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। और आगे जो सरोगेसी की क्रिया है, इसके लिए भी हमारे न्यूज़पेपर्स में बहुत बार देखा कि सरोगेसी का मिसयूज़ हुआ, उनका बच्चा अपनाया नहीं गया, बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई। तो गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि सरोगेसी के लिए भी अल्ट्रुइस्टिक है। आपके रिश्तेदार, आपकी बहन या आपके कोई दोस्त ही आपके लिए सरोगेट बन सकता है। सिंगल मदर या विडो सरोगेसी के थ्रू बच्चा प्राप्त कर सकती है, लेकिन और जेंडर्स के लिए ये वाला कानून बहुत क्लियर नहीं है और इसमें भी कुछ लेन-देन का प्रावधान नहीं है, अल्ट्रुइस्टिक है। और साथ में प्रेगनेंसी के दौरान महिला को पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उसके हेल्थ की केयर, उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तो जो भी कपल के साथ उसका अनुबंध हुआ है, उसी को इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी है और उसमें लीगल हेल्प लेना या वकील के थ्रू एग्रीमेंट्स बनाना, एफिडेविट्स बनाना, इस तरीके की बहुत सारी जटिलताएँ हो गई है। सरोगेसी क्लिनिक्स एक अलग ही उसकी रजिस्ट्रेशन होना है और जिस क्लिनिक के पास सरोगेसी रजिस्ट्रेशन है वही ये वाला सरोगेसी का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकती है। इस तरह से आने वाले समय में आईवीएफ एक कानूनी प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि
इसमें काफ़ी सारे सख्त कानून हैं और ये कानूनों को यदि पालन नहीं किया जाता है तो एक ये कॉग्निजेबल या बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। इसमें शुरू की पहली मिस्टेक के दौरान 4-5 लाख का जुर्माना है। यदि बार-बार यदि कुछ गलतियाँ करती है आईवीएफ क्लिनिक तो उसमें ज़्यादा लंबी सज़ा का प्रावधान है। इसी कारण यदि आप भी आईवीएफ करवाने के बारे में सोच रहे हैं या तो आपके लिए ये कानून जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी आपके एआरटी कानून के बारे में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और मेरा ये वीडियो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।